आप जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम में 6 कवि हैं। 6 कवि आपको पढ़ने हैं। नाम याद होगा, कबीर, उसके बाद सूरदास, उसके बाद तुलसीदास, इसके बाद ये 3 मध्यकाल के कवि हैं, यानी भक्ति आंदोलन के कवि आपके कोर्स में 3 हैं, कबीर, सूरदास और तुलसीदास। और आधुनिक काल के 3 कवि हैं आपके कोर्स में। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, जो छायावाद के रचनाकार हैं, उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और तीसरे जो कवि हैं वो है मुक्तिबोध। आप जानते हैं इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि ये हैं कौन। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म हुआ 1917 में, और ये जन्म हुआ ग्वालियर में उनका, और निधन हुआ 1964 में। यानी 1917 में जन्म और 1964 में निधन। बहुत दिनों तक मुक्तिबोध जी हिंदी आलोचना के केंद्र में नहीं रहे। निधन के बाद इनके कृतित्व पर और इनकी रचनाओं पर विचार हुआ। आपके कोर्स में जो लगा हुआ है वो है चांद का मुंह टेढ़ा है। ये संकलन है, चांद का मुंह टेढ़ा है। ये किताब है, आपको खरीदना नहीं है किताब, ये चांद का मुंह टेढ़ा है। इस संकलन में 28 यानी 28 कविताएं संकलित हैं। इन 28 कविताओं में सबसे लंबी और सबसे अंतिम कविता है अंधेरे में। अंधेरे में लगा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम में, और इसी संकलन में एक कविता है ब्रह्म राक्षस, सिविल सेवा यानी आईएएस के कोर्स में लगा हुआ है। अंधेरे में जो कविता है वो पहले सिविल सेवा के पाठ्यक्रम में 2000 तक लगा हुआ था। यानी 2000 से पहले जो सिविल सेवा की परीक्षा देते थे उनको क्या पढ़ना था, अंधेरे में। 2000 में पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ और अंधेरे में को हटा करके सिविल सेवा के पाठ्यक्रम में ब्रह्म राक्षस लगा दिया गया, और बिहार लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम में पहले वाला ही बना रहा। यानी बीपीएससी के जो परीक्षार्थी हैं उनको अंधेरे में पढ़ना है, और जो सिविल सेवा आईएएस के जो परीक्षार्थी हैं हिंदी साहित्य में उनको पढ़ना है ब्रह्म राक्षस। दोनों कविता लंबी कविता है, और दोनों कविताओं का जो आधार है वो मध्य वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग और उसकी जो दायित्वहीनता है, उसका जो द्वंद्व है, इससे संबंधित है। हम लोग इसका विस्तृत विवरण आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले जाने कि ग्वालियर में जन्म मुक्तिबोध जी का। इनके पिता पुलिस विभाग में काम करते थे और आप स्वयं अध्यापन के कार्य में थे। लंबी बीमारी से ग्रसित थे ये, और माना जाता है कि इनको सिजोफ्रेनिया नामक एक रोग था, मानसिक रोग था, इससे ये पीड़ित रहे हमेशा जीवन में। आप देखिए, एक लंबी बीमारी और उसके बाद आर्थिक संकट, और हिंदी जगत में यानी हिंदी आलोचना में अपनी नई भाषा, नई रचना, फैंटेसी शिल्प आदि के कारण विवाद में भी रहे और हाशिए पर भी रहे। लेकिन अंततः मुक्तिबोध जी का जो अपना प्रयास था, अपना महत्व था, ये मुख्य धारा में सामने आता है। आप एक निबंधकार के रूप में हैं, आप कवि के रूप में हैं, आपने कथाकार के रूप में भी भूमिका निभाई है, और आपने कई सारी रचनाएं, जिसमें कुछ रचनाओं का नाम आप जानिए। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्य की डायरी। आपको 1-2 रचनाओं का नाम याद रखिए। अंधेरे में जो कविता है वो सबसे अंतिम कविता है और सबसे लंबी कविता है, और ये 8 खंडों में है, यानी 1-2 करके ये 8 खंड है। ब्रह्म राक्षस जो सिविल सेवा के कोर्स में लगा हुआ है, ये एक मिथक पर आधारित है, और सामाजिक मिथक ये है कि जब कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है, सपनों के साथ उसके सपने पूरे नहीं होते और वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह राक्षस योनि में जन्म लेता है। इसी मिथक को, सामाजिक सांस्कृतिक मिथक को आधार लेकर के मध्य वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग की दायित्वहीनता पर टिप्पणी करता हुआ, आत्मसंघर्ष और समाज संघर्ष को व्यक्त करता हुआ ये रचना, ये कविता ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस का जो प्रारंभ होता है वो शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के ठंडे अंधेरे में, यहाँ से ये रचना शुरू होती है। और इसके जो अंत में है कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता हूँ। मुक्तिबोध कहते हैं कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता हूँ, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य
संगतपूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकते। तो हम लोग सिविल सेवा के पाठ्यक्रम में इसको देखेंगे। बहुत ही आसान कविता, प्रतीकात्मक कविता, प्रतीकों के कारण हिंदी आलोचना में उपेक्षित रही है। बहुत बड़ी विशेषता फैंटेसी शिल्प के लिए है। दोनों रचनाओं में फैंटेसी शिल्प पर सवाल आता है, एक नई प्रविधि। अंधेरे में जो कविता है वो अंतिम कविता तो है ही, और आप जानते हैं कि सबसे लंबी कविता है, और इसका शीर्षक है अंधेरे में। ये सिंबॉलिक है, ये प्रतीकात्मक है। अंधेरे में का मतलब है स्वतंत्र भारत का अंधेरा। आप जानते हैं कि ये 1964 की रचना है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी ने, तिलक ने, बहुत लोगों ने शहादत दी अपनी, और हमको एक शिशु राष्ट्र दिया था। यानी हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, लेकिन इस आज़ादी की कीमत में हमने बहुत लोगों को खोया है। आप कह सकते हैं कि हमने जो मूल्य निर्धारित किया कि हमारा समाज कैसा होगा, हमारा राष्ट्र कैसा होगा, हम अपना विकास कैसे करेंगे, लेकिन आखिर हुआ क्या? आज़ादी के बाद एक तरह का अंधेरा। और आप जानते हैं कि 1954 में मैला आंचल लिखा रेणु ने, और मैला आंचल भी क्या है? एक तरह के अंधेरे का ही प्रतीक है। रेणु कहते हैं कि भारत माता ग्राम वासिनी, धूल भरा मैला सा आंचल। गरीबी है, अशिक्षा है, अभाव है, तो आखिर ये है क्यों? और ये रचना 1964 की है। तो अंधेरे में एक व्यक्ति, और इसका जो प्रारंभ होता है, जिंदगी के कमरों में अंधेरे, यानी कमरे में भी अंधेरा है, जिंदगी में भी अंधेरा है, समाज में अंधेरा है, और राष्ट्रीय पटल पर भी अंधेरा। अंधेरे का मतलब है कोई नया दृष्टिकोण विकसित नहीं है, नए मूल्य नहीं है। कह सकते हैं कि ये तार्किक और संगतपूर्ण मूल्य नहीं है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन? इस पर यह रचना आधारित है कि इसकी जिम्मेवारी किसके पास है। तो ये रचना यहाँ से शुरू होती है। स्वतंत्र भारत के अंधेरे को व्यक्त करती है ये रचना, और अंत में ये रचना सकारात्मक निष्कर्ष पर जाती है कि खोजता हूँ पठार पहाड़ समुंदर, परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्म संभवा, और अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। तो इस संकल्प पर यह रचना समाप्त होती है। तो रचना का प्रारंभ अंधेरे में से है। इसमें हम लोग जानेंगे कि एक काव्य नायक, यानी मैं जो है, ये मध्य वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग है। जिम्मेवार ये भी है, जिम्मेवारियां और भी हैं। ये आप आगे चल करके देखें किस तरह से कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, सब और अपराध, इस सबका जो गठजोड़ है, इस गठजोड़ ने हमारे उद्देश्य को, जनता को, सामाजिक संविधान को, यानी हम जिन मूल्यों की बात कर रहे थे गांधीयन थ्योरी से, गांधी जी के चिंतन से, वो राष्ट्रीय आंदोलन के बाद, यानी आज़ादी के बाद आखिर वो बिखर कैसे गए, हमारे सपने कैसे बिखर गए। तो इन सपनों के बिखरने पर चिंतित है मुक्तिबोध, और चाहते हैं कि मध्य वर्ग अपना दायित्व संभाले और खतरे उठाए। चूंकि पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय तो बदल नहीं सकता, तो मध्य वर्ग को, बुद्धिजीवी वर्ग को अपने दायित्व पर विचार करना चाहिए। और जो एक सुरक्षित वातावरण है, जो हम एक सुरक्षित, आप कह सकते हैं एक बावड़ी में रहते हैं, बावड़ी शब्द ब्रह्म राक्षस का है, बावड़ी में रहते हैं, उस बावड़ी से निकल करके हस्तक्षेप, एक रचनात्मक प्रयास करना होगा। बहुत आसान कविता है, सरल कविता है। 3 प्रश्न बनते हैं। ये 3 प्रश्न आप तैयार करेंगे, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि इसका संवेदना पक्ष क्या है, इसका मर्म क्या है, इसमें आधुनिकता बोध क्या है, या समाज की विसंगतियां क्या हैं। यानी अंधेरे में कविता में पहला प्रश्न बनता है संवेदना पक्ष से, मूलभूत कथ्य से। अंधेरे में का आप कह सकते हैं प्रतीक क्या है, और कवि कहना क्या चाहता है, या कहिए इसका प्रतिपाद्य क्या है। यानी एक प्रश्न बना संवेदना पक्ष से। दूसरा प्रश्न शिल्प से बनता है। फैंटेसी शिल्प है, पूरी रचना प्रतीकात्मक है। आखिर गांधी किसके प्रतीक हैं, टॉलस्टॉय किसके प्रतीक हैं, तिलक किसके प्रतीक हैं, ये जो पुरुष है मनु किसके प्रतीक हैं, ये सब शब्द इसमें आए हैं। मैं किसका प्रतीक है, वह किसका प्रतीक है। तो आखिर ये पूरी रचना प्रतीकात्मक है, बिंबधर्मी है, फैंटेसी शिल्प में है। फैंटेसी शिल्प क्यों लिया? यानी दूसरा सवाल बनता है उसके अभिव्यक्ति पक्ष पर, यानी शिल्प पक्ष पर। तो एक सवाल संवेदना पक्ष का,
दूसरा सवाल शिल्प का, और तीसरा सवाल जो बनता है वो उसकी प्रासंगिकता का। 1964 में ये रचना है और अभी हम लोग 2020 में हैं, 21वीं सदी में हैं। यानी आप कह सकते हैं कि उदारीकरण का लगभग 30 वर्ष हो चुका है। क्या ये अंधेरा और भी घना हुआ है? क्या इसकी प्रासंगिकता मौजूद है? क्या मध्य वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग को जो दायित्व निभाना चाहिए था उसने निभा दिया है? अगर ऐसा है तो फिर हम लोग यानी भारतीय जो जनता है अशिक्षा से, स्वास्थ्य से, स्किल से कैसे दूर? तो एक तीसरा प्रश्न बनता है प्रासंगिकता का। यह आपसे पूछा जा सकता है कि मुक्ति बोध की रचनाओं का यानी अंधेरे में का पुनर्पाठ आज भी हो रहा है। आज भी समकालीन कविता या उपन्यास या कहानियों में ऐसे विषय उठाए जाते रहे हैं। यानी आपकी जो रचनाकार की जो चिंता है वो चिंता आज भी मौजूद है, उपस्थित है और हम लोगों से हस्तक्षेप की मांग कर रही है। तो यानी अंधेरे में कविता से 3 प्रश्न बनते हैं और इन 3 प्रश्नों का मॉडल उत्तर आपको तैयार करना है और समझ करके तैयार करना है। यानी एक संवेदना पक्ष पर, मर्म पर, आधुनिकता बोध पर, और दूसरा सवाल शिल्प पर, फैंटेसी शिल्प पर, प्रतीक योजना, बिंब योजना, काव्य रूप, यानी एक शिल्प का प्रश्न, एक संवेदना का प्रश्न और तीसरा प्रश्न प्रासंगिकता का। इन्हीं 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके परीक्षा में होंगे। और एक तो व्याख्या का प्रसंग है। व्याख्या भी बहुत आसान है क्योंकि 8 खंडों में तो रचित है, लेकिन सबका थीम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी वैचारिक स्तर पर स्वतंत्र खंड होते हुए भी विचारों के स्तर पर सभी खंड एक रूप और एक कंप्लीट विचार देते हैं। यानी एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे से गुथे हुए हैं। तो इसलिए व्याख्या भी करना क्या होगा? आसान होगा।